नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एलिना एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा या जानकारी दूंगा, जिससे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सके और उससे ऑब्जेक्टिव कोई भी न छूटे। ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए हम इस एनसीईआरटी बुक की 1 बाय 1 लाइन को हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम प्रत्येक सब्जेक्ट के सेपरेट चैप्टर वाइज वीडियोज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि आप कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर अपने बोर्ड के परीक्षा में हासिल कर सकें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। यदि आपको ये पसंद आता है तो कृपया ये दूसरे अपने फ्रेंड को भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके आसान भाषा में समझ सके और पढ़ सके, जो कि आगे के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी बुक को लोग हमेशा फॉलो करना चाहते हैं और एनसीईआरटी बुक का विश्लेषण आज हम ये करने जा रहे हैं, जो क्लास 10वीं के रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित है। तो दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे और किताब का रिवाइज भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। पहले रासायनिक अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं कि रसायन क्या चीज़ होता है। रसायन वो चीज़ होता है जिस दो रासायनिक तत्व आपस में जब दो रासायनिक तत्व आपस में मिलकर नए तत्व का निर्माण करते हैं या पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो दो तत्व होते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बन करके तैयार होता है या प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो उसको हम नीचे देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि रासायनिक, ये जो केमिस्ट्री से संबंधित रासायनिक है, इसके बारे में हम जान लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे आसपास की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उसके बारे में हम ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ये होता होगा कैसे। जैसे कि हम गर्मियों में, जैसा कि दिया गया है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को क्यों खुला छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते नहीं हैं ना। उसके बारे में हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। लोहे का तवा को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, आखिर क्यों छोड़ा जाता है, इसके बारे में हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, नहीं हम पहचानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, कैसे किण्वन हो जाता है, इसके बारे में नहीं जानने की कोशिश करते हैं। भोजन को हम क्यों पकाते हैं, बहुत लोग इसको जानते होंगे कि भोजन को हम क्यों पकाते हैं। लोग कहते होंगे खाने के लिए पकाते हैं, लेकिन नहीं। विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि जानने की कोशिश करिएगा तो भोजन को हम क्यों पकाते हैं, क्योंकि इसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। अंगूर की किण्वन में भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो लोहे का तवा जो आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है, इसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। ये चीज़ें रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण के अनुसार होती है, लेकिन हम इस चीज़ को महसूस नहीं करते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया है कि हम सांस क्यों लेते हैं। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इसमें यदि ये क्रियाएं नहीं होंगी तो हमारे जीवन के लिए हानिकारक होगा, तो इसको भी जानना जरूरी होता है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जब हमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें हम, जैसे मान लीजिए कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब वो हम छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन ही नहीं छोड़ते, वो बदल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। आखिर क्यों है? ये रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है।
नहीं ना हम इसको देखते हैं, नहीं ना कुछ होता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, हम इसको नहीं जानते हैं। दूध से दही बन जाता है, हम इसको नहीं जानते हैं कि आखिर कैसे हो जाता है। भोजन को पका दिया जाता है, कैसे पक जाता है ये हम नहीं जानते हैं। भोजन को हम कैसे पकाते हैं ये हम नहीं देखते हैं। तावा को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, उस पर पीले रंग की एक पट्टी जैसी हो जाती है, यानी लोहे पर जब हवा भीग आद्र में छोड़ते हैं तो उस पर एक पीले रंग की पट्टी हो जाता है। आखिर क्यों हो जाता है इसको हम देखते नहीं हैं। यही चीज़ होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक तत्व या अभिकारक आपस में संयोग कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखे होंगे कि एक चिमटे से पकड़ करके एक व्यक्ति जो मैग्नीशियम रिबन है, रिबन क्या होता है, एक पट्टी होती है, उसको पकड़ा हुआ और उसको बर्नर की सहायता से जलाया जा रहा है। बर्नर की सहायता से जलाया जा रहा है, यानी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। यानी ये किसकी उपस्थिति में जल रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। तो Mg जो कि मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, और वायुमंडल से उसको क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जल करके क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये कैसे बन गया? ये रासायनिक अभिक्रिया के तहत हुआ, यानी मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत, यानी वही चीज़ है, मैग्नीशियम रिबन को दहन से प्राप्त होता है। मैग्नीशियम दहन से प्राप्त होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण बन जाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं। अब क्या परिवर्तन होता है ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और छोड़ते जाते हैं क्या परिवर्तन होता है, और यही ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और यही ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो बच्चे कहते हैं कहाँ से दे दिया क्वेश्चन, तो मुश्किल होता है। इस चीज़ को समझना जरूर होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। लेकिन उत्पाद जब बनता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे कौन कौन से परिवर्तन हैं? अवस्था में उसके परिवर्तन हो जाता है। पहले जैसे दूध था, अब दूध पर लैक्टोबैसिलस कीटाणु पैदा हुआ तो उसको क्या किया? मॉडिफिकेशन करके दही बना दिया। लेकिन अब दूधे नहीं ना रह गया उस चीज़, अब वो दही बन गया। अब लोहा है तो लोहा पर ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो लोहा को ऑक्सीजन के संपर्क में हम रख दिए तो वो ऑक्साइड बन गया है। अब वो फेरिक ऑक्साइड बन गया, यानी FeO बन गया वो। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यानी ये परिवर्तन हो जाता है, यानी उसकी अवस्था क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। अब उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। अब लोहे को ठंडा के रखिएगा तो उस पर पीले रंग की पट्टी जैसे चढ़ जाती है, तो आखिर क्यों हो जाता है? तो पीले रंग, उसका रंग परिवर्तन हो गया। दूध से दही बन गया, यानी उसका भी परिवर्तन हो गया, किण्वन हो गया, जैसे कि अंगूर का किण्वन हो गया, तो उसमें भी क्या है? रंग परिवर्तन हो जाता है। गैस का उत्सर्जन, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है, कहीं कहीं देखिए क्लोरीन गैस उत्सर्जित होता है, कहीं कहीं हाइड्रोजन गैस बन जाता है। तो ये गैस का उत्सर्जन होने लगता है। और कहीं अब देखिए तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में भी परिवर्तन होने लगता है। यानी ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें कि वस्तु जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से नए तत्व या पदार्थ का निर्माण करते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसमें ये सभी चीज़ें परिवर्तन हो जाती हैं। कोई ना कोई एक परिवर्तन होगा ही उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। फिर अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ा। अब रासायनिक समीकरण क्या दिया है कि रासायनिक समीकरण।
अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? जो अभिक्रिया होती है उसी अभिक्रिया को एक सूत्र के माध्यम से लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात रासायनिक समीकरण में हम तीर का चिन्ह देते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया है कि हम नीचे तीर का चिन्ह देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है ये चीज़ें, यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, यानी ये अभिकारक बन गया और ये उत्पाद बन गया। ठीक, तो ये नए पदार्थ का निर्माण होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब रह गया बात, हम दो अभिकारक का प्रयोग कर करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर दिए, तो हम इसको एक सीक्वेंस में, यदि दो उत्पाद आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक धनात्मक का चिन्ह लगा देते हैं। जब जोड़ा जाता है तो धनात्मक का चिन्ह लगा देते हैं। जब अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर हम तीर का चिन्ह लगा देते हैं, यानी अभिक्रिया इधर से इस साइड, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हो रही है। यानी इधर बनने वाला जो चीज़ें होगा वो उत्पाद कहलाएगा, इधर बनने वाला जो चीज़ें जिससे बनने वाला होगा वो अभिकारक कहलाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई, ये अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। आगे चलते हैं। इसके बीच में देखिए, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, जिसमें एक धनात्मक होता है और दोनों के बीच में हम जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। अब रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं? अब जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग हुआ था, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने तो लिख दिया इस तरह से, Mg+O2 बन गया MgO2 ना। अब MgO2 बन गया, तो MgO2 बन जाने के बाद अब देखिए इसमें कुछ है, इसमें गलतियां हैं। अब MgO2 तो हो गया, लेकिन इसमें गलतियां हैं। अब कहाँ गलतियां हैं, इस चीज़ को सुधारने का काम अब यहाँ पर होगा, क्योंकि हम उसको सुधारेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व। अब इसको संतुलित करना है, अगर क्यों नहीं संतुलित करेंगे। कोई भी चीज़ होता है, जैसे हमारा शरीर है, ये खाने को खा लेते हैं लेकिन संतुलित ही खाते हैं, जिससे कि हम ना ही मोटे हों ना ही पतले हों, जिससे कि हम उतना ही सोते हैं, जिससे उतना ही लाइट में हम रहते हैं, जितना उतना ही अंधेरे में रहते हैं, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। हम उतना ही गर्मी बर्दाश्त करते हैं जितना हमें संतुलन महसूस होता है। हम उतना ही ठंड महसूस में रहते हैं जितना कि हमको महसूस हो सके कि हम ठंड में, ज़्यादा ठंड में रहेंगे तो हमको संतुलन खराबी होगा। हर चीज़ के लिए एक संतुलन अवस्था बनाया गया है। उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में भी संतुलन बनाया गया है। रासायनिक संतुलन क्यों जरूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है कि 1 किलो 10 किलो का वजन है, 1 किलो 5 किलो का वजन, तो संतुलन नहीं है तो कोई लेगा उसको, महत्व बराबर करेगा? कोई नहीं करेगा। तो हम संतुलन, कोई भी चीज़ भी लेते हैं मार्केट से तो उसको हम संतुलन करके लेते हैं। 5 किलो आलू लेना है तो 5 किलो का बटखरा है तो 5 किलो हमको आलू चाहिए। यदि थोड़ा भी कम रहता है तो आदमी नहीं लेता है। उसी तरह से रासायनिक संतुलन भी होता है, हर चीज़ में संतुलन होता है। तो इस तरह से भी संतुलन करना जरूरी होता है, क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार ये कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों की कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। भैया हम जितना लगाएंगे उतना ही ना पाएंगे, जितना लगाएंगे उतना ही पाएंगे। तो दरअसल बात है कि हम अभिकारक हमारा 10 किलो है तो उत्पाद भी हमारा 10 किलो होना चाहिए। तो वही चीज़ है, इसमें इसको दिया गया है। अब रह गई बात कि इसको संतुलित कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और यहाँ पर उत्पाद बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। यहाँ पर उत्पाद बन गया, बीच में प्लस का चिन्ह हो गया, इसमें भी बीच में प्लस का चिन्ह हो गया। राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। और यहाँ पर तीर का चिन्ह इधर को दिखा रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर का चिन्ह रहेगा। ये समीकरण हमारा हो गया। ठीक, ये संतुलित समीकरण है, क्योंकि इसको हम चेक करेंगे, आगे चलेंगे चेक करेंगे।
लेकिन अब देखिए एक और समीकरण दिया गया है यहाँ पर समीकरण दिया है FeH2O, Fe3O4 और H2। अब देखिए इसमें क्या है कि ये समीकरण में नियम यानी पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार ये इस समीकरण ये गलत है, क्योंकि ये संतुलित नहीं है पूरी तरह से। अब संतुलित नहीं है तो संतुलित इसको करने के लिए देखिए इसमें चरण वाइज समझाया गया है, पूरा विधिवत समझाया गया है। देखिए कुछ लोग होते हैं कि किताब पढ़ करके ही पास हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें देखिए इसमें इतना अच्छी तरह समझाया गया है। अब रह गई बात कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए। अब देखिए इसको बॉक्स बनाया गया है, कितनी आसान से सबको बॉक्स बना दिया गया विधिवत तरह के। चरण 2 में कह रहा है कि असंतुलित समीकरण की उपस्थिति विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है FeO 1 है, Fe कितना है 1 है, और इधर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है 3 है। अब देखिए इधर 1 है और इधर 3 है, हो गया मिस्टेक यहाँ पर। तो इधर 1 है और यहाँ 3 है, इसको छोड़िए। फिर देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, इधर 2 गो, एक संतुलित है। ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 गो है। देखिए जैसा कि देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 गो है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है। Fe यहाँ पर क गो है 1 है और यहाँ पर 3 गो है। अब इसको रह गया संतुलित करना। तो सबसे पहले हम संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले किसी Fe3 को हम पकड़ते हैं, यानी देखते हैं सुविधा के लिए परमाणु देखते हैं सबसे पहले Fe3 को। अच्छा कोई भी ले लीजिए, उसमें प्रारंभ में H2O में अब देखिए यहाँ पर O4 है, उत्पाद में O4 है, तो इसमें हम 4 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 का इसमें भी गुणा कर देंगे संतुलित करने के लिए। तो 4 दूनी के 8 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर 4 का गुणा कर दिए तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 4 दूनी के 8 गो हाइड्रोजन हो गया, और इधर कितना हो जाएगा O4 हो जाएगा, इधर O4 हो जाएगा ना। तो 4 गो इधर भी 8 गो हाइड्रोजन करना है ना अब यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर भी 8 गो हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर 4 गो तो ऑक्सीजन हो गया, इधर 4 गो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ 8 गो हाइड्रोजन होना चाहिए। तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ दिया गया होगा, देखिए इसमें 8 को पूरा करने 4 का मल्टीप्लाई किया गया उत्पाद में, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, 4 का मल्टीप्लाई होने के 4 दूनी के 8 गो हाइड्रोजन हो गया, इधर 4 दूनी के 8 गो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 4 गो है, 4 गो है, इसमें भी ऑक्सीजन 4 गो हो गया। अब खुद बात एक संतुलित हो गया। अब रह गया कि Fe3 इधर है और इधर Fe1 है। तब इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, 3Fe इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाकर इधर होगा। तो इधर 3 का क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर 3Fe हो गया और इधर भी 3Fe हो गया। अब देखिए अब इक्वल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 3Fe हो गया और 4H2O हो गया और 3Fe हो गया और 4H2O हो गया। अब रह गई बात कि इसको हम कैसे समझेंगे संतुलित हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इधर 3 गो Fe है, 3 गो Fe है, इधर भी 3 गो Fe हो गया। 4 दूनी के 8 गो हाइड्रोजन है, इधर 4 दूनी के 8 गो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 4 गो हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 4 गो हो गया। तो अब रह गई बात, अब इधर कैसे कहेंगे कि यहाँ 4 गो है, यहाँ पर तो एक ही को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 4 का मल्टीप्लिकेशन दोनों में है। ये 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी है और ऑक्सीजन में भी है, तो इसलिए इसके भी 4 गो परमाणु हो गए। तो अब रह गई बात कि अब ये तो संतुलित हो गया। अब जब संतुलित हो गया तो इसको किस नियम के अनुसार हम कहते हैं कि संतुलित हो गया। जब रासायनिक संतुलित हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है हीट एंड ट्रायल विधि। दोस्तों बहुत अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी बुक, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए बहुत तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। हीट एंड ट्रायल विधि यानी रासायनिक समीकरण जिस विधि के द्वारा हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है
परमाणु दो तत्वों के बीच में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, धनात्मक का प्रयोग करते हैं। अभिक्रिया दर्शाने के लिए हम अभिक्रिया में तीर का प्रयोग करते हैं, यानी तीर का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। और रह गई बात, इस तरह से कुछ दिए हुए हैं और इसको आप पढ़ेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि पढ़ने से जानकारियाँ बहुत मिलती हैं। आगे हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं समीकरण को हल करने के लिए, कौन कौन सी विधि है उसके बारे में हम बताएंगे। तो आगे की वीडियो को जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यदि आपको ये पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम जब अगली वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और वो वीडियो आपको छूटे ना और आप उसको हम देख सकें आसानी से। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित करने की जो विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं ना। इतनी चीज़ें हमने जानकारी प्राप्त किया। और भी चीज़ें हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक समीकरण में किस नियम को फॉलो किया जाता है रासायनिक संतुलन बनाने के लिए उसको है आदि। रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके पश्चात क्या परिवर्तन होते हैं, ये भी चीज़ आपको मिला इसमें। यानी बहुत तरह के पॉइंट है, इसको पढ़ने से आपको बेनिफिट होगा। और हम चाहेंगे कि आप इस NCERT बुक को ज़रूर पढ़ें और लाभ उठाएं और फ़ायदा में रहें, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की किताबें होती हैं जो कि लोग कहते हैं कि सारे प्रश्न बोर्ड में NCERT से ही आते हैं। तो NCERT को फॉलो करिए, बेस्ट रहेगा। तो आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि यदि ये समझ में आया होगा तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न लिख करके भेज दीजिए, हम आपको उसको जल्दी सॉल्यूशन प्राप्त करके दे देंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।